जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिसर्स। चैप्टर 3 में हमने डायरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया। चैप्टर 3 एक लेंथी चैप्टर था, लेकिन चैप्टर 4 इतना लेंथी चैप्टर नहीं है। कल हमने चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी किया, आज हम चीफ एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस की तादाद चीफ एग्जीक्यूटिव के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा है। आपको होम असाइनमेंट भी दी थी, उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अगर टाइम मिला तो हम चेयरमैन, सोल एजेंट, अदर ऑफिसर्स यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव के अलावा जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के अंदर, ऑफिशियल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। याद रखिए कंपनी में बहुत से ऑफिशियल्स होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन कंपनी लॉ में हुई है वो डायरेक्टर्स के बारे में हुई है। डायरेक्टर्स के बाद दूसरे नंबर पर चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में, और फिर बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। लेकिन आपको पता है आज जुम्मा है, तो नॉर्मली जुम्मे में हमारा लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी कम होती है, लेकिन उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद आपकी जो होम असाइनमेंट है उसको नोट कर लीजिए। अगर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है तो आपकी होम असाइनमेंट में इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन भी शामिल होंगे और प्लस MCQs भी शामिल होंगे। शाबाश, MCQs भी। तो स्टार्ट करें डिस्कशन। किस चीज़ की डिस्कशन? उस होम असाइनमेंट की जो आपने नहीं की है, जो की है आपने। चलिए अभी देखते हैं, कहाँ में पूछूंगा। स्टार्ट करें, ये जरा लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। क्वेश्चन 1, फराया लिमिटेड FL एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्लास्टिक बोटल्स इन लाहौर। ठीक, अच्छा बताइए उसका क्वेश्चन में नेचर ऑफ बिजनेस बताना उस कंपनी का, क्या ये हमारे किसी काम आ सकता है? हमारे एक काम आ सकता है। किस काम आ सकता है? हाँ, कंपीटिंग बिजनेस वाली प्रोविजन के लिए। कंपीटिंग बिजनेस याद है? तो इसे ये चीज नोट रखिएगा। मैं भी इस क्वेश्चन में टच किया हो, मैं भी ना किया हो, ये मुझे नहीं कंफर्म क्या। अच्छा चले। FL is planning to appoint Gul Meher as the chief executive officer of the company. FL, अच्छा ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, टाइप ऑफ कंपनी भी आपको पता है, हम नोट करते होते हैं। Planning to appoint Gul Meher as the chief executive officer of the company. During an interview with Gul Meher, he disclosed to the board. उसने इंकशाफ किया डायरेक्टर्स को। किसने? गुल मेहर के बारे में हम क्या सोच रहे थे? इसको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाना है। गुल मेहर ने क्या इंकशाफात किए? उसने कहा हिज वाइफ मोना इज रनिंग ए कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस इन लाहौर। उसकी वाइफ कॉर्पोरेट ब्रोकर है लाहौर। वो पब्लिक कंपनी के लिए था ब्रोकरेज वाला। लगाओ, लिस्टेड कंपनी के, लिस्टेड के लिए था कि पब्लिक के लिए था? लिस्टेड के लिए था। अब भाई लिस्टेड कंपनी हमेशा पब्लिक ही होती है, लेकिन वहां पे लिखा लिस्टेड था, लेकिन खा गए मार, क्योंकि वो तो प्रोविजन थी डायरेक्टर्स के लिए। जो प्रोविजन डायरेक्टर्स पे अप्लाई होती है चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव डीम्ड डायरेक्टर है। शाबाश। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर के लिए थी वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, लेकिन वाइफ के ब्रोकर होने की वजह से इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रोकर वाली डिस्क्वालिफिकेशन लिस्टेड, ये अनलिस्टेड कंपनी है। चलिए, वाइफ की वजह से तो कोई मसला नहीं है। चलिए अब देखते हैं सन की वजह से क्या मसला है। एंड डैट ही सन सुल्तान हु इज ए बिजनेस ग्रेजुएट। अच्छा ये बिजनेस ग्रेजुएट क्यों बोला है उसने? भला आपको बताने के लिए कि उसे आप कोई छोटा बच्चा ना समझें। छोटा बच्चा पढ़ा लिखा इंसान है। बिजनेस नहीं सीए कर रहा होता फिर तो 60-65 साल की उम्र है इसकी, समझे कोई 20-25 साल। बिजनेस ग्रेजुएट है, 20-25 साल समझे बस। हाँ अच्छा, BA कह रहे हैं आप, ठीक है ठीक है। Who is business graduate is engaged in the business of selling plastic bottles in मुल्तान। प्लास्टिक नेचर ऑफ बिजनेस सेम है। ओहो, प्लास्टिक बोतल, ऊपर भी प्लास्टिक बोतल, नेचर ऑफ बिजनेस सेम है। लेकिन पहले मैं याद कर लूं, मैं भूल गया हूं, कल घर जाके रिवाइज ही नहीं कर पाया। चीफ एग्जीक्यूटिव आर हिज स्पाउस आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए पब्लिक कंपनी or his spouse or minor child cannot engage in competing business directly or indirectly। अब देखें क्या ये उसका सन इंगेज है बिजनेस में, कंपीटिंग बिजनेस में? कैसे पता चला कंपीटिंग बिजनेस है? प्लास्टिक बोतल से। तो इसका मतलब है प्रोविजन अप्लाई हो गई।
अब ये सारा डिपेंड करता है क्या सुल्तान माइनर है कि नहीं। अगर सुल्तान माइनर है तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई होगी, अगर सुल्तान नहीं, उसने नहीं बताया। कुछ स्टूडेंट्स के ख्याल में हमें यहाँ पे अजम्पशन ले लेनी चाहिए कि अगर वो माइनर है तो प्रोविजन अप्लाई होगी, मेजर है तो नहीं हुई। लेकिन कुछ स्टूडेंट के ख्याल में और मेरे भी ख्याल में ये माइनर नहीं है, क्योंकि बिजनेस ग्रेजुएट है ना, तो ग्रेजुएट होते होते उसे 18 साल हो गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए बजाय ये कि दोनों की असम्पशन भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह ज्यादा बेहतर यह है कि बिजनेस ग्रेजुएट की इंफॉर्मेशन उसने इसीलिए दी है ताकि हम मेजर की तरफ जाए। तो चूंकि सुल्तान मेजर है इसलिए इस वजह से भी कम्पीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन चूंकि मेजर है माइनर नहीं है, इसीलिए इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशन राइज नहीं होती। इन शॉर्ट हम दोनों रीजंस में गुल महर क्लियर हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट एज चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं, कहते हैं सर इसे फर्क क्या पड़ता है, सर माइनर हो के मेजर हो कम्पीटिंग बिजनेस तो हो गया। याद रखें, नहीं, माइनर डिपेंडेंट छोड़े, हमने लीगल प्रोविजंस को एज इट इज अप्लाई करना होता है। लीगल प्रोविजन उसने जब माइनर कह दिया तो हमने कहा माइनर, जब उसने स्पाउस कवर किया तो हम भी स्पाउस कवर करेंगे, ठीक है। स्पाउस की बजाय अगर लिस्टेड कंपनी होती लेकिन फादर ब्रोकर होते, लिस्टेड कंपनी होती लेकिन स्पाउस के बजाय फादर ब्रोकर होते, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन राइज होती? नहीं होती, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन किस पे है, उसके खुद ब्रोकर होने पे, स्पाउस या माइनर, सॉरी स्पाउस खुद ब्रोकर होने या स्पाउस के ब्रोकर होने पे, ठीक है। फादर के ब्रोकर होने पे लाने उसे बताया ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं किया, तो हम क्यों उसमें इंक्लूड कर ले अपनी तरफ से। तो लीगल प्रोविजन के साथ हम अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं करते, उसने जो रिलेशनशिप जो परसेंटेज जैसे बताई हों उनको एज इट इज अप्लाई करते हैं। कॉमन सेंस का लॉ में कोई काम नहीं है, लीगल प्रोविजन एज इट इज। तो क्वेश्चन 1 क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अ टीम ऑफ यंग इंजीनियर्स इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी है, यस सर। अंडरलाइन करें, विच वुड प्रोवाइड मशीन मेंटेनेंस सर्विसेज टू लार्ज कंपनीज, जो कि लार्ज कंपनी को मशीन मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। द कंपनी वुड इनिशियली बी इनकॉर्पोरेटेड विद शेयर कैपिटल ऑफ ₹20 मिलियन। चलो ये तो पता चल गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी तो नहीं है ना। However, the engineers are not certain about following matters: A, registration and signing of articles of association। ये वाला सवाल, ये वाला, अच्छा इसमें पहली चीज तो ये समझे कि रजिस्ट्रेशन लैदा और साइनिंग लैदा। पहले रजिस्ट्रेशन को डिस्कस कर लें। क्या रूल है रजिस्ट्रेशन का? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए आर्टिकल रजिस्टर होना लाजमी होता है ना? नहीं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के लिए आर्टिकल रजिस्टर होना जरूरी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला आर्टिकल रजिस्टर भी करवा सकती है और दूसरा टेबल ए के आर्टिकल्स को भी अडॉप्ट कर सकती है। ये इस चैप्टर में नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस में तो है। क्या हमारे सिलेबस में नहीं है? अगले चैप्टर में नहीं, पिछले पढ़ लिया है, हैरान हो के क्यों पूछ रहे, पढ़ा नहीं है ये आर्टिकल का चैप्टर 2 था, तीसरे चैप्टर से आया, तो तुम्हारा कसूर है ना, हमारा थोड़ी है। पढ़ा हुआ हमने, चैप्टर 2 में पढ़ा था। क्लियर हो गया, ये पढ़ा हुआ ना। साइनिंग बताएं फिर, साइनिंग का क्या रूल था? सब्सक्राइबर्स साइन करेंगे, ड्यूली डेटेड एंड विटनेस की प्रेजेंस में। साइनिंग और रजिस्ट्रेशन क्लियर हो गया? यस जी। अब नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। अपनी जिंदगी में मैंने अपनी पूरे एजुकेशनल कैरियर में एक लाइन के अंदर इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आज तक नहीं देखी, और मेरा ख्याल है मुमकिन भी नहीं है, 4 भी नहीं। जरा गौर से सुनिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट 2 डायरेक्टर्स, अभी नहीं, अभी दो ही हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव भी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, और फिर टर्म्स भी, अब टर्म ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, टर्म्स ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, टर्म्स ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, टर्म्स ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। 8 हो गए। और अगर इसमें कहीं अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल लिख देता लेकिन शुक्र है उसने वो नहीं लिखी। बहरा चले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसी तरह। अच्छा है, सारी क्लास की बारी आ जाएगी। अब चुप कर गए साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सक्राइबर्स, टेन्योर अप टू एजीएम, नहीं अप टू फर्स्ट एजीएम। सब्सिक्वेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर या मेंबर्स, टेन्योर ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, और कोई नहीं बोले 3 years और
3 years और नहीं, अच्छा मुझे चलें ठीक है, लेकिन मुझे जहन में आ रहा है शायद इसमें भी शॉर्टर पीरियड की जरूरत है। मुझे लग रहा है आपने कुछ और था, कुछ और किसी टाइप की कंपनी का था चक्कर। बहरहाल चलें उसको डिस्कस नहीं करते, गारंटी लिमिटेड का। अच्छा सब्सिक्वेंट का अपॉइंटमेंट करेंगे, मेंबर्स बता दिया इन्होंने, और टेन्योर होगा 3, एग्री करते हैं आप इसे? अच्छा अब आ जाते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, सब टेन्योर, और देखिए एक मिनट टेन्योर फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का टिल फर्स्ट एजीएम, गलत, जोर दे दे के यही बताया था, और शॉर्टर पीरियड, और ठीक है। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव, सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट पहले बताया, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन, और टेन्योर क्या होगा? 3 years और शॉर्टर पीरियड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में? रजिस्ट्रेशन एंड साइनिंग पता चल गया? चलिए टर्म्स और वो रहेगी, टर्म्स और कंडीशंस वाले रहेगी, कौन सा? एंड टर्म्स ऑफ देयर ऑफिस। टेन्योर क्या होता है? आज आप लोग घर से पढ़ने नहीं आए लगता है, ये खास तौर पर ये मजाक करने आए। नहीं सर, वो इनसे मुझे वो वर्ड क्या वाला है। और टर्म का मतलब टेन्योर लिख ले, टर्म का मतलब टेन्योर, कितने पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट हो रही है? मैंने फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन ये लिखी नहीं, ये टर्म का मतलब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, टर्म का मतलब टेन्योर कितने पीरियड के लिए उसे अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन 3, the board of directors of Assam Textiles Limited is not satisfied with the performance of its chief executive officer and wants to remove him from his office before the expiry of his term on 31 अगस्त 2020. Briefly explain the options available to HTL. अच्छा यहाँ पे नोट कीजिए, उसने कहा है options available to HTL, उसने ये नहीं कहा options available to directors। नोट किया आपने? कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं ये देखा। अगर डायरेक्टर का ना, डायरेक्टर के पास क्या ऑप्शन है, तो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, 3/4 मेजोरिटी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो कि कंपनी का केस किया है, पूछा है उसने, तो उसमें हम मेंबर वाली बात भी बताएंगे, डायरेक्टर्स वाली भी बता, क्योंकि कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं। नहीं पता था ना आपको इससे पहले? कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स भी होते हैं, मेंबर। जब उसने कहा कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, तो डायरेक्टर वाली ऑप्शन भी बतानी है, मेंबर्स वाली ऑप्शन भी बतानी है। और डायरेक्टर्स वाली क्या ऑप्शन है? 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। क्या मैं इसे स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर कह सकता हूँ? नहीं कहा, शाबाश। और कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर्स पास करे। भाई को 50 रुपए का इनाम दूंगा अगर भाई मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन की पूरी डेफिनेशन सुना दे, पूरी डेफिनेशन का इनके लिए। नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं सुनाने, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन 50 रुपए के लिए। हाँ जी, स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन जिससे पूछूंगा वो। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं, नहीं बता दे, सुना दे। एक, फॉर विच नोटिस हैज बीन गिवन एट लीस्ट 21 days बिफोर मीटिंग एंड 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स आइदर बाय प्रॉक्सी और पोस्टल वगैरह वगैरह। अगर सारे मेंबर्स अप्रूव कर दें, अप्रूवल दे दें, तो 21 days, क्या बोला? एक मिनट, क्या 21 days से पहले भी एजीएम हो सकती है। एक मिनट हारे, अब चूंकि आपने आधा इंग्लिश एग्जाम लैंग्वेज में और आधा अपनी लैंग्वेज में कंसेप्ट, तो क्लास से पूछ लेता हूँ। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इनाम मिलना चाहिए? हाथ उठाए, कितने स्टूडेंट का इनाम मिलना चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं मिलना चाहिए? ज्यादा नहीं वाले हैं। मेरी असेसमेंट के मुताबिक कुछ नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं भाई, ये क्लियर हो गया ना ऑप्शन पर? आगे क्वेश्चन 4, मिस्टर, लेकिन कंसेप्ट आपका ठीक था, शाबाश शाबाश, उसके लिए शाबाश। लेकिन ना याद भी कर लिया करें, या आपने याद नहीं किया था ना, कंसेप्ट था लेकिन याद नहीं किया था। क्वेश्चन 4, मिस्टर जमीर इज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी। The directors of the company are not satisfied with his performance. In view of the provisions of Companies Act 2007, specify the term of office of Mr. Zamir and explain how he can be removed before expiry of the above term.
टर्म बताइए क्या है टर्म ज़मीर की, और कोई नहीं बोलेगा ज़मीर की टर्म क्या है? ज़मीर की ज़मीर कौन है? आपका तो मरा हुआ है। ज़मीर हुसैन है, ये ज़मीर हुसैन। टर्म क्या है? फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव है। अप टू फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव है। अप टू फर्स्ट एजीएम और शॉर्टर पीरियड। और ये कैसे रिमूव किया जा सकता है? सेम बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। शाबाश। B. Describe the provisions of Companies Act 2017 which restrict the chief executive of a public company from carrying on any business competing with the company's business. अब ये वही लाइन क्या बता? Chief executive of a public company or his spouse or minor child cannot engage in competing business directly or indirectly. Question 5. Tabdili Private Limited has recently been converted into a public listed company and the directors intend to appoint a new chief executive of the company. Under the provisions of Company Act 2017, briefly explain the requirements for the appointment of a chief executive. Also state the restrictions, if any, on appointment of a chief executive. जी बताइए रिक्वायरमेंट क्या है चीफ एग्जेक्टिव की अपॉइंटमेंट के हवाले से? एक चीफ एग्जीक्यूटिव एवरी कंपनी शैल अपॉइंट ए चीफ एग्जेक्टिव। कब? विद इन 14 डेज। अब देखिए ये भी रिक्वायरमेंट है कि अपॉइंट करना है, किसने करना है ये भी रिक्वायरमेंट ही है, और कब अपॉइंट करना है ये भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चीफ एग्जेक्टिव शैल बी अपॉइंटेड बाय, इस केस में क्या लिखेंगे? डायरेक्टर्स, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, सब्सक्राइबर वाला केस नहीं है। ठीक है, डायरेक्टर्स वाला केस है, और विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। रिस्ट्रिक्शंस क्या है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जेक्टिव? दो, अच्छा एक तो स्पाउस और वो कंपीटिंग बिजनेस वाली लिख देंगे, और दूसरा एक जनरल लाइन भी लिख दें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाली। ठीक है, कि जो इनएलिजिबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डायरेक्टर्स पे अप्लाई होता है वही सारे का सारा चीफ एग्जेक्टिव पे भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। जो रिस्ट्रिक्शन डायरेक्टर्स पे अप्लाई होती हैं वही रिस्ट्रिक्शंस चीफ एग्जेक्टिव पे भी अप्लाई होंगे। रिस्ट्रिक्शन वो कंपीटिंग बिजनेस वाला, कंपीटिंग बिजनेस तो वो रिस्ट्रिक्शन है ना जो खास तौर पे चीफ एग्जेक्टिव के लिए लिखी गई है ना, वो तो लाजमी लिखनी है, वो तो लाजमी लिखनी है। दूसरी वाली भी लिख ले, क्योंकि एज डायरेक्टर, जो एज चीफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती हैं वो ही चीफ एग्जेक्टिव पे भी अप्लाई। Question 6. Explain whether or not the following statement is in accordance with provisions of the Companies Act 2017. Support your answer with reason. बताइए कि ये स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। A chief executive other than the first chief executive of the company is appointed by the shareholders. कौन अपॉइंट करता है? Appointed by directors in the annual general meeting of the company. ये दूसरी गलती। Within 14 days of election of directors for a period up to next annual general meeting for a period of 3 years or shorter period. यानी 3 गलतियां की उसने। पहली गलती उसने ये की कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फिर अपॉइंटमेंट कहां होगी, कितने अरसे में होगी, और तीसरी गलती टेन्योर टर्म क्या है उसके। क्लियर ये? नेक्स्ट 7 क्वेश्चन. Board of directors of ABC Limited consists of 12 directors. The chief executive of ABC Limited was appointed for a term of 3 years. शॉर्टर की भी कर सकते थे, उन्होंने 3 साल मुनासिब समझा, 3 साल की भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. It was specifically mentioned in his contract that he shall not be terminated before the expiry of term of office. कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि उसकी टर्म से पहले उसे नहीं निकाला जाएगा. The directors are not satisfied with the performance of chief executive and want to remove him. अब directors remove करना चाहते हैं. Can they remove the chief executive in the presence of class? Contract which do not allow his early termination. If so, how? क्या वो रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. Irrespective of anything contained in agree contract or articles. Directors can remove. कैसे? 3/4 मेजोरिटी के साथ. अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशंस में चूंकि स्पेसिफिकली डायरेक्टर्स के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है तो मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन लाजमी नहीं, एहतियातन लिख दीजिए, एहतियातन लिख दें, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि लाजमी नहीं है. तो पहले ये एग्रीमेंट हो नहीं गया तो इसके नहीं, एग्रीमेंट में चाहे वो कह रहा है जो मर्जी लिखा हो, आप स्टिल चीफ एग्जेक्टिव को अर्ली रिमूव कर सकते हैं, चाहे कंपनी के आर्टिकल्स में क्यों ना लिखा हो कि 3 साल से कब पहले रिमूव नहीं किया जाएगा, या चाहे एग्रीमेंट में क्यों ना लिखा हो कि 3 साल से पहले रिमूव नहीं किया जाएगा, स्टिल उसे 3 साल से पहले रिमूव किया जा सकता है. क्वेश्चन 8.
In the first meeting of board of directors of Hamid Textile Mills Limited (STML), a listed company है. टेक्सटाइल, हाँ टेक्सटाइल को भी अंडरलाइन कर लें, लिस्टेड को भी अंडरलाइन कर लें. The name of Mr. Imran was proposed for appointment as chief executive of company. Mr. Jamal opposed the proposal on the following grounds. Mr. जमाल ने कहा कि मिस्टर इमरान को अपॉइंट नहीं करना चाहिए. रीजन उसने बताइए. फिर कह रहे हैं कमेंट ऑन द ऑब्जेक्शन. ये अच्छा क्वेश्चन है. कमेंट ऑन द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मिस्टर जमाल इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. कमेंट करना है हमने. पहला इतराज क्या उठाया जमाल ने? जमाल ने कहा मिस्टर इमरान इज द मिसेज इमरान. अच्छा चलिए ठीक है. मिसेज इमरान. देखिए एक लफ्ज से उसने पर्सनालिटी को चेंज किया और इसके साथ बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है. ये लफ्ज भी नहीं, अल्फाबेट. मिसेज इमरान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फहर टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड. अच्छा अब देखें फहर टेक्सटाइल हामिद कंपनी बिजनेस है तो क्या रिक्वायरमेंट थे? लेकिन वो तो पब्लिक कंपनी के लिए थी. ये लिस्टेड पब्लिक होती है. बिल्कुल हर लिस्टेड कंपनी पब्लिक जरूर होती है, लेकिन हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती. पब्लिक की दो टाइप्स है ना, लिस्टेड भी हो सकती है अनलिस्टेड भी हो सकती है. तो बताइए जमाल का पहला एतराज सही है कि गलत? पहला एतराज सही है, क्योंकि स्पाउस या माइनर चाइल्ड कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. हाँ नो प्राइवेट का सर ने बताया था. आप मिस्टर इमरान का फैसला कर रहे हैं कि मिसेज इमरान का? किस कंपनी के लिए? एसटीएम के लिए. तो एसटीएमएल क्या है? लिस्टेड कंपनी. अब देखें असल में ना दोनों कंपनीज में मसला है. इस एसटीएमएल में भी मसला है कि कंपीटिंग बिजनेस प्राइवेट में इंगेज है, और इस कंपीटिंग इस प्राइवेट कंपनी में भी मसला है. इसकी स्पाउस कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है. लेकिन याद रखें हमारा आंसर डिपेंड करता है किस कंपनी के लिए फैसला कर रहे हैं. अगर क्वेश्चन में कहता है ना अभी कह रहे हैं एसटीएमएल के लिए फैसला करें, तो एसटीएमएल पब्लिक कंपनी है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है डिस्क्वालिफिकेशन. हाँ जी एसटीएमएल के रेफरेंस से. लेकिन अगर वो हमसे क्वेश्चन में कहता ना कि आप फहर टेक्सटाइल मिल्स के रेफरेंस से बताएं, तो हम कहते हैं फहर टेक्सटाइल मिल्स चूंकि प्राइवेट इस पे रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं हो. इसका मतलब है जब एससीसीपी के पास ये केस जाएगा ना, एससीसीपी दोनों कंपनीज को पे पेनल्टी इंपोज नहीं करेगा, सिर्फ एक कंपनी पे पेनल्टी इंपोज करेगा उसने वायलेशन किया. किस पे? हामिद टेक्सटाइल मिल्स पे. क्लियर हुआ? इसी तरह आगे चल के ना एक और केस आएगा लोन देने वाला. तो वो कहेगा कि एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी किसी को लोन एसोसिएटेड कंपनी को लोन नहीं दे सकती. फॉर एग्जांपल तो हमने देखना है कि लोन देने वाली कंपनी पब्लिक है कि नहीं. लोन लेने वाली कंपनी से कोई कर्ज नहीं है. समझ रहे हैं? तो हमने देखना है क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए किस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे आंसर मांग रहा है. भाई कुछ समझ आए? आगे चलते हैं. मिस्टर इमरान, ये बड़ा अहम पॉइंट था कंसेप्ट. ये हामिद टेक्सटाइल और प्राइवेट कंपनी, ये समझ आ गया ना हमने कैसे डिसीजन किया. अगर ये कंपनी ऊपर चली जाए और ये नीचे आ जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहरहाल अभी प्रॉब्लम है. सेकंड, मिस्टर इमरान इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकरेज. नहीं एक मिनट, अरे डिस्क्वालिफिकेशन है कि नहीं? तो मिस्टर जमाल का एतराज ठीक है कि गलत? ठीक है, शाबाश. थर्ड, मिस्टर इमरान इज नॉट ए मेंबर ऑफ एसटीएमएल. ये एतराज गलत है. क्यों? चीफ एग्जीक्यूटिव का मेंबर होना जरूरी नहीं. हमने एनी पर्सन, हमने एक्सेप्शन में भी पढ़ा था डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है. इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी. क्या एक्सेप्शंस थे? नहीं याद एक्सेप्शंस क्या थी? होल टाइम एम्प्लॉई उसका मेंबर होना जरूरी नहीं. और कौन से डायरेक्टर्स का मेंबर होना जरूरी नहीं? चीफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनी डायरेक्टर. भूल गए आप, याद ही नहीं कुछ. क्वेश्चन 9. ये अच्छा क्वेश्चन है. इस तरह से मिलते जुलते दो और क्वेश्चन आई के आपने टेस्ट किए होंगे. इसको आपने टेंटिव होकर अटेम्प्ट करना है. ब्रेवो प्राइवेट लिमिटेड बीपीएल हैज 2 शेयर होल्डर्स. ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉमिनीज ऑफ दीज 2 शेयर होल्डर्स. डिटेल्स आर एज फॉलोज. नेम ऑफ शेयर होल्डर. एक कंपनी है त्यारा लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है. इसके पास कितने शेयर हैं?
तकरीबन 6 मिलियन। और इसने कितने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है? 5। और जुनेद इसका तकरीबन 3 मिलियन शेयर्स हैं। और इसने कितने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया हुआ है? 3, इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव किसने? जुनेद ने अपॉइंट किया। TL wants to change the chief executive officer and appoint one of its directors as the chief executive of BPL before the expiry of the term of the office of existing chief executive। अब TL कंपनी क्या चाह रही है? वो चाह रही है जुनेद का चीफ एग्जीक्यूटिव हटा के अपना चीफ एग्जीक्यूटिव लेके आया जाए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स की तादाद भी ज्यादा है और हमारे पास शेयर्स भी ज्यादा हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है। In the light of provisions of company 2017 advised TL in the above situation, TL को एडवाइस क्या रिमूव कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव? अब देखिए 2 ऑप्शन हैं, एक तो है 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन। 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स कितनी बनती है? 6। टोटल 8 है, मल्टीप्लाई बाय 3/4 6। TL के पास 6 डायरेक्टर्स है, तो TL डायरेक्टर्स वाली ऑप्शन के थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव नहीं किया जा सकता अनलेस के जुनेद के एक डायरेक्टर का ज़मीर जाग जाए। अगर उसका ज़मीर जाग, उससे मिल गया, उसके साथ चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वोट दे दिया, तो फिर रिमूव हो जाएगा, वरना रिमूव नहीं होगा। और दूसरी ऑप्शन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर चाहिए। 9 मिलियन की 3/4 मेजोरिटी कितनी बनती है? कैलकुलेट करें। 9 मिलियन की 3/4 मेजोरिटी कितनी बनती? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए ना। और कितनी बनती है? 6.7 मिलियन। और टीएल के पास कितने शेयर है? 6। क्या टीएल स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है? नहीं। इसका मतलब है दोनों सूरतों में ही चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट नहीं, चेंज नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। इसको इंतजार करना पड़ेगा इसके टर्म के कंप्लीट होने का। ठीक है। या अचानक अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को हार्ट अटैक हो जाए है, तो उस सूरत में भी फिर कैजुअल वैकेंसी, उस सूरत में कैजुअल वैकेंसी किसने फिल करनी होती है भला? डायरेक्टर्स ने। तो इसमें चूंकि फिर टीएल के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो उस सूरत में फिर अपनी मर्जी का चीफ एग्जीक्यूटिव ला सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए भाई, मुझे बताएंगे कैजुअल वैकेंसी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होता है उसका टेन्योर कितना होता है? रिमाइंडर पीरियड कितना होता है? रिमाइंडर पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? गलत। टिल डायरेक्टर्स इलेक्टेड इन नेक्स्ट एजीएम अपॉइंट न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव। ये था, नहीं याद करते आप? हाँ, रिमाइंडर पीरियड भी वही। देखिए लॉ की क्या प्रोविजन है, मैंने बताया क्या है, एज इट इज अप्लाई करना, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी। कुछ केसेस में वो रूल नहीं बनता, कुछ केसेस में वो रूल नहीं बनता। क्लियर हो गया क्वेश्चन 9? चलिए जी, बस ये लाइट ऑन कीजिए। नहीं, आज के लिए इतना काफी है बेटा। आपकी अगली इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? कौन सी क्लास है इसके बाद? खुदा का हुक्म करें। अच्छा नहीं, आज सिर्फ क्वेश्चन की डिस्कशन होगी। अच्छा क्यों? अच्छा मेरे पे एग्जाम लगा दे फ्राइडे वाले, आपको तो लेट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डीला की कौन सी क्लास है? बीला होता है, सीला होता है, डीला कौन पढ़ा देता है? अच्छा चलें, ठीक है, फिर आप भी याशी करें। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।